सेवन्थ क्लास वेलकम टू यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम हिंदी ग्रामर का लेसन नंबर 16 पढ़ेंगे जिसका नाम है वाक्य तथा वाक्य के भेद और प्रभेद। वाक्य अपने मन की बात, भाव या विचार को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। जैसे लड़के पतंग उड़ा रहे थे, लड़कियां सिलाई कर रही थीं, बारिश हो रही थी। यदि हम लड़के पतंग या लड़कियां सिलाई कहें तो ये अंश पूरे नहीं कह सकते, क्योंकि इन अंशों को पूरी बात तरह से स्पष्ट नहीं होती। इसका प्रमुख कारण क्या है कि इसमें कोई भी क्रिया नहीं है, अर्थात बिना क्रिया के वाक्य नहीं बनता। वाक्य में कम से कम एक क्रिया का होना जरूरी होता है। अब वाक्य की रचना दो अंशों से यानी दो भागों से होती है, उद्देश्य तथा विधेय। उद्देश्य वाक्य का वह अंश जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहते हैं। विधेय उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। अब जैसे बच्चे, सभी लोग, झूठ बनाने वाला लड़का, ये सब क्या है? उद्देश्य। उनके बारे में क्या बोला जा रहा है? मैदान में खेल रहे हैं, तो ये विधेय। वाक्य की परिभाषा क्या होती है? उद्देश्य तथा विधेय से युक्त भाषा की वह इकाई जो किसी भाव या विचार को पूरी तरह से व्यक्त कर सकती है वह वाक्य कहलाती है। हिंदी व्याकरण के अनुसार वाक्य को दो आधारों पर बांटा जाता है। पहला है रचना के आधार पर। वाक्य की रचना किस प्रकार की है, इस आधार पर वाक्य के दो भेद किए जाते हैं। एक होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है जटिल वाक्य। अब सरल वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों में एक क्रिया होती है वे वाक्य सरल कहलाते हैं, यानी जिसमें एक ही काम होता है वो होते हैं सरल वाक्य। जैसे मैं आगरा जाऊंगा, पिताजी कल आ रहे हैं, वे झूठ नहीं बोलते। और जटिल वाक्य क्या होते हैं? जब कई सरल वाक्यों को मिलाकर एक बड़ा वाक्य बनाया जाता है तो उस वाक्य को जटिल वाक्य कहा जाता है। जटिल वाक्य में एक से अधिक क्रिया पदबंध होते हैं। जैसे अब देखिए, सरल वाक्य पिताजी दिल्ली जा रहे हैं, और जटिल वाक्य पिताजी दिल्ली जा रहे हैं तथा माताजी घर पर रहेंगी। मतलब एक से ज़्यादा वाक्यों को आपस में जोड़ दिया जाता है, तब वो होते हैं जटिल वाक्य। लड़का झूठ बोल रहा था, जो लड़का झूठ बोल रहा था वह चला गया। मतलब इन दोनों को उसने एक ही में जोड़ दिया। तो जटिल वाक्य और सरल वाक्य आपको समझ आए होंगे। यानी जटिल वाक्यों की रचना एक से अधिक सरल वाक्यों से होती है। जटिल वाक्यों में आने वाले इन सरल वाक्यों को सरल वाक्य ना कहकर हम उपवाक्य भी कहते हैं। अब उपवाक्य क्या होते हैं? उपवाक्य तथा सरल वाक्य में कोई मौलिक अंतर नहीं होता। जटिल वाक्य में आ जाने के बाद सरल वाक्य ही उपवाक्य कहलाते हैं। उपवाक्य के भेद। उपवाक्य के ऊपर के जटिल वाक्यों में क तथा ख के उपवाक्यों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। उपवाक्य के भेद। उपवाक्य के भेद दो होते हैं, स्वतंत्र या प्रधान उपवाक्य, और दूसरा होता है आश्रित उपवाक्य, यानी कि प्रधान वाक्य जो खुद बोल रहा है और आश्रित जो किसी पर निर्भर होकर बोल रहा है। जैसे वह लड़का चला गया जो हमेशा झूठ बोलता रहता था। अब इन दोनों को हम मिला दें तो प्रधान वाक्य क्या होगा? वह लड़का चला गया, और जो झूठ बोलता था वे लोग आज नहीं आए जिन्हें नौकरी चाहिए थी। वे किताबें किसी ने चुरा ली जो मैंने मेले से खरीदी थी। माताजी ने कहा था कि वे आज कीर्तन में नहीं आ सकेंगी। तो प्रधान वाक्य क्या होते हैं? जो खुद ही काम करते हैं, और आश्रित जो किसी पर निर्भर रहते हैं। जटिल वाक्य के दो भेद होते हैं, एक होता है संयुक्त वाक्य, दूसरा होता है मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? जिस जटिल वाक्य में सभी उपवाक्य समान स्तर के होते हैं, अर्थात ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई प्रधान और ना कोई किसी पर निर्भर, उसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। जैसे ये सभी वाक्य जो है वो समुच्चयबोधक अवयवों से जुड़े रहते हैं। जैसे दादाजी सो रहे थे और बच्चे खेल रहे थे, और ने इन दोनों वाक्यों को जोड़ दिया।
मैं तो यहीं रहूँगा पर आपको जाना होगा। इसमें पर ने जोड़ दिया है। तो संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, जो कि समुच्चय बोधक शब्द ने जोड़ देते हैं। अब आता है मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में एक उपवाक्य प्रधान उपवाक्य होता है, शेष उस पर निर्भर होते हैं, ऐसे वाक्यों को मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे गुरुजी ने कहा कि सब लोग अपना काम करते रहें। वह कमीज़ फट गई जिसे मैंने बाज़ार से खरीदा था। मैं आ नहीं सकूँगा क्योंकि मेरा बेटा बीमार है। यानी एक दूसरे पर निर्भर है ये। अब सेकंड आता है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित भेद होते हैं। पहला है कथनात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में सामान्य कथन होता है उन्हें कथनात्मक वाक्य कहते हैं और इन्हें हम विधानार्थक वाक्य भी कहते हैं। जैसे बच्चे शोर कर रहे हैं, मीरा डॉक्टर है, हम लोग खाना घर पर ही खाएंगे, बारिश हो रही है। सेकंड आता है निषेधार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में कथन को नकारा जाता है यानी नहीं होता है काम, उन्हें निषेधार्थक या नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। इनमें या तो ना या नहीं या मत लगाकर इन वाक्यों को बनाया जाता है। जैसे बच्चे शोर नहीं कर रहे, मीरा डॉक्टर नहीं है, हम लोग घर पर खाना नहीं खाएंगे, तुम यहाँ मत बैठो। इसमें मतलब चीज़ों को नकारा जा रहा है। थर्ड आता है आज्ञार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, अनुमति आदि के भाव प्रकट किए जाते हैं उन्हें हम आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम यहीं बैठो, बाज़ार से घी लेते आना, अपना काम कीजिए, कृपया आप यहाँ से चले जाइए। चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में वक्ता कोई प्रश्न पूछता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप लोग कहाँ रुकेंगे, मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ, यह घर किसका है, क्या आज स्कूल खुला है। तो ये क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। पांचवा आता है इच्छार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में वक्ता अपने लिए या किसी दूसरे के लिए इच्छा व्यक्त करता है उन्हें इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें सफलता दे, यानी इसमें उसकी इच्छा का भाव निकल रहा है। चलो अब चलते हैं, काश मैं पास हो जाता, शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर है संभावनार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में वक्ता संदेह का भाव प्रकट करता है उन्हें संभावनार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद वे लोग आज आएँ, संभवत आज पिताजी आ जाएं, हो सकता है बारिश हो जाए, मतलब जिसमें संभावना हो, शायद वर्ड लगे। सातवां है विस्मयदिबोधक वाक्य। जिन वाक्यों में विस्मय, आश्चर्य, घृणा, प्रेम, हर्ष आदि के भाव व्यक्त किए जाते हैं उन्हें विस्मयदिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे ओह कितना सुंदर फूल है, हाय मैं क्या करूं, शाबाश ऐसे ही पढ़ाई किया करो, वाह आपने तो कमाल कर दिया। आठवां है संकेतार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी न किसी शर्त को पूरा किया जाता है उन्हें संकेतार्थक या शर्तबोधक वाक्य भी कहते हैं। जैसे अगर तुम रुकोगे तो मैं रुक जाऊंगा, यदि वे नहीं आए तो मुझे जाना होगा, अगर पढ़ते तो पास हो जाते, यदि योगासन करोगे तो स्वस्थ रहोगे। तो इससे क्या है, वो संकेत दे रहा है या किसी काम को पूरा करने के लिए आपका एडवाइस दे रहा है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।